दोस्तों नमस्कार। मैं केसी बैरवा हर्षिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज से वेलकम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो ME 301 रेफ्रिजरेशन हीट कंडीशनिंग है। में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। इस रेफ्रिजरेशन के जो है टॉपिक में अपन रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे तथा इनको जो हीट पंप और जो रेफ्रिजरेशन जैसे डिवाइस हैं, इन डिवाइस को हीट इंजन से कैसे प्राप्त किया जाता है, हीट इंजन को किस तरह से यूज करें कि अपने पास में रेफ्रिजरेशन और हीट पंप आ जाए। ठीक है, उसके साथ साथ इनकी जो परफॉर्मेंस है, हीट इंजन की परफॉर्मेंस है, रेफ्रिजरेशन की परफॉर्मेंस है, हीट पंप की परफॉर्मेंस है, ये क्या होती है तथा इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, ये भी अपने इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेशन means a system to lower and maintain its temperature of space or substance below the surrounding one। इसका मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग से किसी भी पदार्थ का या किसी भी स्पेस का जगह का टेम्परेचर कम करता है और उसको मेंटेन करता है, वो सिस्टम रेफ्रिजरेशन कहलाता है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन की आर्टिफिशियल कूलिंग है। कूलिंग इन द सेंस है कि जब आपके पास में सराउंडिंग से कम टेम्परेचर होता है उसको अपन कूलिंग कहते हैं। तो इस आर्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किसी भी पदार्थ की या जगह का टेम्परेचर कम किया जाता है। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो लो टेम्परेचर है उससे हीट को रिमूव करते हैं और हाई टेम्परेचर पर इस हीट को सप्लाई करते हैं। इस तरह से जो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है आपके पास में काम में लिया जाता है। दूसरी तरह से दूसरे आज का पार्ट अपन देखते हैं हीट पंप। तो हीट पंप अगेन एक ऐसी डिवाइस है जो हायर टेम्परेचर जनरेट करती है और उस हायर टेम्परेचर को मेंटेन करती है आपके किसी भी जगह या किसी भी पदार्थ के लिए। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग से हायर टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है वो हीट पंप कहलाती है। हीट पंप अगेन देखिए कि हीट पंप आपके पास में हाई टेम्परेचर पर हीट सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब कहीं से वो हीट पिकअप कर रहा है। सो ये जनरली जो हीट पंप अगेन आपके पास में जो लो टेम्परेचर होता है वहां से हीट पिकअप करके हाई टेम्परेचर पर सप्लाई करता है। लेकिन इस हीट को सप्लाई करने के लिए हीट ऑटोमेटिकली कहीं से भी अभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं होती है। इस वजह से इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और एक्सटर्नल वर्क करने के साथ एक्सटर्नल वर्क तब होगा तभी आपके पास में हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आपके सप्लाई होगी, फ्लो होगी। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेशन देखिए, रेफ्रिजरेशन में आपके पास में लो टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है लेकिन हीट पंप में आपके पास में हाई टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है और उसको मेंटेन कर रहा है। और दोनों में ही आपके पास में पहले में हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है और दूसरे में भी आपके पास में लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है। लेकिन इसमें जो हीट पंप का यूटिलाइजेशन स्पेस है वो हाई टेम्परेचर है और जो रेफ्रिजरेशन में जो यूटिलाइजेशन स्पेस है या जो है वो कूलिंग है। तो हीट पंप एज ए हीटिंग के लिए काम आता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम एज ए कूलिंग के लिए काम आता है। तो अब देखिए कि यदि अब मैं हीट इंजन लेता हूँ और हीट इंजन को जस्ट मैं रिवर्स कर देता हूँ, यानी हीट इंजन पहले हाई टेम्परेचर से हीट पिकअप करता है, कुछ वर्क करता है और उसके बाद जो बची हुई हीट है उसको लो टेम्परेचर को रिजेक्ट कर देता है। तो लेकिन यदि मैं जस्ट इसको रिवर्स कर देता हूँ, कुछ कंडीशन में आपके पास में दोनों सिस्टम्स अच्छी होते हैं, हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप है ये रिवर्स ऑफ हीट इंजन है। रिवर्स ऑफ हीट इंजन इसका मतलब ये है कि आपके पास में यदि मैं हीट इंजन को रिवर्स कर देता हूँ उस कंडीशन में आपके पास में रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी डेवलप होगा और हीट पंप भी डेवलप होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। आप यदि लो टेम्परेचर स्पेस को यूटिलाइज करते हैं तो रेफ्रिजरेशन की तरह काम करेगा और हाई टेम्परेचर स्पेस को यूटिलाइज करते हैं तो हीट पंप की तरह काम करेगा। चलिए देखते हैं।
यहाँ देखिए आपको मैं हीट इंजन की बात कर रहा था अभी, देखो ये आपको हीट इंजन दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके पास में ये हॉट बॉडी है जिसको शोर्स कहते हैं। यहाँ से ये हीट पिकअप करता है हीट इंजन, और इसको वर्क में कन्वर्ट करता है, बची हुई हीट को ये रिजेक्ट कर देता है सराउंडिंग को, जिसको अपन कोल्ड बॉडी बोलते हैं, लो टेम्परेचर बॉडी बोलते हैं, और इसको अपन हाई टेम्परेचर बॉडी बोलते हैं, इसको अपन सोर्स भी बोलते हैं और इसको अपन सिंक भी बोलते हैं। यहाँ से देखिए कि हीट का जो डायरेक्ट फ्लो है आपके पास इस तरह से हाई टेम्परेचर से इंजन की तरफ है, और दूसरी जो हीट फ्लो हो रही है आपके पास में इंजन से लो टेम्परेचर, जिसको सराउंडिंग कह रहे हैं, वहाँ की तरफ फ्लो होती है। तो ये अपने पास में हीट इंजन है। अब मैं इसके सारे के सारे एरोज को उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, तो देखिए कि मैंने सबसे पहले आपके पास में ये जो Q2 था, इसको मैं रिवर्स कर दिया एरो, इसका भी रिवर्स कर दिया एरो, और इसका भी मैंने एरो को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ से इस स्पेस को काम में ले रहा हूँ जहाँ से हीट लो टेम्परेचर से कोल्ड बॉडी से फ्लो हो रही है, और मैं इस सिस्टम पर वर्क कर रहा हूँ, और सिस्टम पर वर्क करने के बाद में मेरी हीट जो सप्लाई हो रही है वो हॉट बॉडी को यानी हाई टेम्परेचर को सप्लाई हो रही है। अब यदि मैं इस स्पेस को काम कर लेता, इसको एज ए यूनिट काम में लेता हूँ, यानी यहाँ पर से हीट रिमूव करता हूँ बाई ये वर्क डन, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक लो टेम्परेचर क्रिएट होता चला जाता है, और ये लो टेम्परेचर क्रिएट होता चला जाता है। यदि मैं इसको मेंटेन कर देता हूँ तो ये जो डिवाइस है मेरे पास में ये एज ए रेफ्रिजरेशन की तरह काम करती है, ये एज ए रेफ्रिजरेशन की तरह काम करती है। दूसरी तरीके से देखिए, यदि मैं इसको एज ए इसके काम में लेने के बजाय मैं इसको काम में लेता हूँ, हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है यहाँ पर, हीट यहाँ से सप्लाई हो रही है और यहाँ से वर्क कर रहा है। जब तक मैं ये वर्क इनपुट इसको नहीं दूंगा, ना तो हीट इधर से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी, और ना ही इस सिस्टम से जो रेफ्रिजरेशन है इससे हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। तो यदि मैं इसको इस सिस्टम को काम में लेता हूँ जो हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है और हाई टेम्परेचर जनरेट करता है, तो वो एज ए हीट पंप की तरह काम करता है, जैसे इसमें आपको दिखाया गया है। तो ये हीट पंप है और ये आपके पास में रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो मैंने पहले कहा था कि यदि अपन हीट इंजन को रिवर्स कर देते हैं तो उस कंडीशन में दोनों डिवाइस अपन गेन करते हैं। यदि लो टेम्परेचर स्पेस को काम में ले रहे हैं तो वो एज ए रेफ्रिजरेशन तरह काम करती है, और यदि हाई टेम्परेचर को काम में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में वो हीट पंप की तरह काम करती है। तो ये आपके पास में लिखा है। अब देखिए हीट इंजन की परफॉर्मेंस है तो अपने किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है उससे दी जाती है कि वो आउटपुट क्या दे रहा है कंपेयर टू इनपुट के, यानी आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वो उसकी परफॉर्मेंस देता है। यदि अपन हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन के केस में आपके पास में देखिए यहाँ से ये वर्क आउटपुट दे रहा है डब्ल्यू, और अपन इसको इनपुट दे रहे हैं Q2। उस कंडीशन में हीट इंजन के केस में जो इसकी परफॉर्मेंस में हीट इंजन एफिशिएंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और ये होगी आपके पास में डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई Q2। ठीक है, इसी तरह से आपके पास में देखिए रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के केस में आपके पास में रेफ्रिजरेशन का जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास में यहाँ से हीट रिमूव कर रहा है, ये इसकी आउटपुट कहलाएगा, और इनपुट आपका पास में क्या कहलाएगा, जो वर्क आप इसको इनपुट दे रहे हैं। दूसरे केस में देखिए हीट पंप के केस में आपके पास में ये जो सप्लाई सिस्टम है आपके पास में Q2 जो आउटपुट दे रहा है, और वर्क इनपुट दे रहा है आपके पास में W। तो इस रेफ्रिजरेशन के केस में आपके पास में इनपुट जो है ये वर्क है, और आउटपुट आपके पास में ये जो हीट रिमूव हो रही है वो है। और हीट पंप के केस में आपके पास में इनपुट जो है ये वर्क है, और आउटपुट के केस में जो हीट आपको हाई टेम्परेचर पर सप्लाई हो रही है वो है। तो इस तरह से अपन इनकी परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन आपके पास में होगा Q1 बटे WR, क्योंकि यहाँ Q1 आउटपुट है और WR इनपुट है। इसी तरह से हीट पंप की बात करते हैं तो हीट पंप का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो आपके पास में Q2 डिवाइडेड बाई WP। Q2 क्या है, इसका आउटपुट है जो सप्लाई कर रहा है आपके हाई टेम्परेचर पर, और WP इसका इनपुट है। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि हीट पंप की एफिशिएंसी और सीओपी ऑफ ए एचपी में, तो आपके पास में ये रिलेशन आपके पास में आ जाएगा 1 नीटा इक्वल टू सीओपी ऑफ ए एचपी के बराबर होगा। इसी तरह से यदि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन और सीओपी ऑफ एचपी हीट पंप के बारे में रिलेशन फाइंड कर लो, तो ये होगा कि आपके पास में सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेशन +1 इक्वल टू सीओपी ऑफ ए एचपी के बराबर होगा।
यहाँ से यदि अगेन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन को यदि इंजन की एफिशिएंसी की फॉर्म में यूज किया जाए तो आपके पास सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू ए 1 अपॉन नीटा माइनस 1, यानी 1 अपॉन इंजन एफिशिएंसी माइनस 1 के बराबर होगा। और एक कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन की यदि अपन यूज करते हैं तो कार्नोट इंजन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि आइडियल साइकिल होता है और इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, वो किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जिसको सोर्स और सिंक टेम्परेचर कहते हैं। उस सिचुएशन में आपके पास में कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है नीटा T2 माइनस T1 अपॉन T2, यानी ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, अगेन ये हाई टेम्परेचर है। इसी तरह से आपके पास में दिया हुआ है कि T2 है हॉट बॉडी टेम्परेचर और T1 इज आपके पास में कोल्ड बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह से रेफ्रिजरेशन एज ए रिवर्स जो कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल पर रेफ्रिजरेशन काम करता है, यानी रिवर्स कार्नोट साइकिल पर जो रेफ्रिजरेशन काम करता है और हीट पंप काम करता है, उन उनका सीओपी आपके पास में इस तरह से टेम्परेचर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कार्नोट रिवर्स कार्नोट साइकिल को एज ए रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के लिए भी आइडल साइकिल कहते हैं, और इसी से अदर्स साइकिल्स की जो तुलना की जाती है जिसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस फाइंड आउट की जाती है, उस में भी अपन रिवर्स कार्नोट साइकिल यूज करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगेन न्यू वीडियो लेक्चर पर।